मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो मैं चाहूँ उसे बना सकता हूँ। यह कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन का। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2016 फरवरी में हुए CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 2016 में यूपी टेट 2 बार हुआ था, एक बार फरवरी में, एक बार दिसंबर में। आज का यह वीडियो हमारा फरवरी 2016 में हुए CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इसका उत्तर होगा सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जब आप किसी परिस्थिति में कोई चीज़ सीख रहे हैं, फिर अगली परिस्थिति में उसका उपयोग कर पाना। जैसे आप गणित में सवाल लगाना सीख रहे हैं और भौतिक विज्ञान में भी आप सवाल को लगा पा रहे हैं, तो यह सीखने का एक स्थानांतरण है। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे साइकिल चलाकर अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जिस प्रकार आप साइकिल को बैलेंस करके चलाते हैं 2 पहिए पर, उसी प्रकार आप मोटरसाइकिल को भी 2 पहिए पर बैलेंस करके चला लेते हैं। तो यह सीखने का स्थानांतरण होता है। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। एक होता है सकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक और एक होता है शून्य अंतरण। सकारात्मक में होता है जब एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में आपको सकारात्मक या फिर सहयोग दे, और नकारात्मक होता है एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरे परिस्थिति में आप पर नकारात्मक प्रभाव डाले सीखने पर। तीसरा होता है एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव न डाले, उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण। हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। इसका पूरा जो परिभाषा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। हमारा तीसरा प्रश्न, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ग्राफ कई तरीके के होते हैं। कुछ ग्राफ होते हैं जो सर्कल में होते हैं और एक ग्राफ होता है जो स्तंभ के रूप में होता है। उसमें ऐसे बनता है जैसे कि किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए वो ऐसे स्तंभ के रूप में बनता है। तो छोटा बड़ा मतलब कि जिस हिसाब से आंकड़ा रहता है उसी हिसाब से स्तंभ छोटा या बड़ा होता है, तो इसे कहते हैं स्तंभाकृति। तो जो सवाल में पूछा है कि रेखा आकृति जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे स्तंभाकृति कहते हैं। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। दोस्तों, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि यहाँ पे अगर शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों दिया है। अगर दोनों दिया रहेगा तो इसका उत्तर बिल्कुल होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वह उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जैसे शिशु के जन्म के समय उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं क्रोध, भय और प्रेम। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। इसमें पूछा है कि सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर होगा वनमानुषों पर। वनमानुषों में भी उसका नाम था, जो प्रमुख था उसका नाम था सुल्तान पर। बिल्ली पर किया था थांडाइक ने, चूहों पर किया था स्किनर ने, कुत्ते पर किया था पावलोव ने। हमारा अगला प्रश्न, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे। तो इसमें पूछा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले में और क्या चीज़ होंगे। जैसे इसका उत्तर होगा सृजनशीलता। यह जरूरी नहीं है कि जो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि उच्च है वह सृजनशीलता में भी उच्च होगा, जबकि हर सृजनशील व्यक्ति उच्च बुद्धि लब्धि वाला हो सकता है, लेकिन हर उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति सृजनशील नहीं हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं
कि कुछ बच्चे होते हैं जो परीक्षा में हमेशा 90+ मार्क्स लाते हैं, ठीक, लेकिन उन्हें कोई भी क्रियात्मक या फिर क्रिएटिव कार्य करने को दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं भी समाज में बैठा कर उनको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो कुछ बच्चे उनमें से होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो उनका जो सर्वांगीण विकास होता है वो नहीं हो पाता है। और जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी IQ उतना नहीं होता है लेकिन वो सृजनशील होते हैं, वो क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सृजनशील। अगला प्रश्न, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा। ध्यान का सीधा संबंध होता है रुचि से। अगर किसी चीज़ को सीखने में अगर आपकी रुचि है तो आपका ध्यान पूरी तरीके से उसी पर केंद्रित रहेगा। वो चाहे कोई चीज़ सीखना हो या फिर कोई वस्तु कुछ भी हो, अगर आपका उसके अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उस पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जा सकता है? किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तार्किक विधि। जैसे देखिए, स्मृति का यहाँ पे स्मृति का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ किस तरीके से या फिर कितना समय तक याद रख सकते हैं। याद रखने से होता है, अगर चीज़ आपको याद रहेगी तो आप उसको पुनः सीख सकते हैं, उसका पुनः पहचान कर सकते हैं, उसका प्रत्याहार कर सकते हैं। लेकिन जो तार्किक विधि होती है यह बौद्धिक से संबंधित होती है, न कि स्मृति से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, जिसको इंग्लिश में कहेंगे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास किया गया था मरे द्वारा। बैलक द्वारा CAT का विकास किया गया था, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट का, और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये मरे द्वारा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इसका सबसे बड़ा योगदान यही है कि शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। पहले की जो शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक जो पढ़ाता था आके पढ़ा के चुपचाप चला जाता था, बच्चों का काम था कि उसको याद करें बस। अब जो है बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, वह किस तरीके से चीज़ों को समझता है, उसके आधार पर उसे शिक्षित किया जाता है, उसे समझाया जाता है, वह करके सीखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत यह संबंधित है, समन्वय का सिद्धांत यह भी समन्वित है, व्यक्तिकता का सिद्धांत यह भी संबंधित है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत यह बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होती है? दोस्तों देखिए, पाठ प्रस्तावना सोपान में क्या होता है कि जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने के लिए कक्षा में जाता है तो वह उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछता है कि वह जानना चाहता है कि बच्चे इस पाठ के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, उनकी समझ कहाँ तक है। तो उस आधार पर उस पाठ की शुरुआत, उस आधार पर उस पाठ के स्तर को वो लेकर जाता है। तो अगर बच्चे नहीं जानते रहते हैं तो वह उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करने का जो सोपान होता है, पाठ प्रस्तावना का सोपान, वह तत्परता के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण, इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्रिएशन, ठीक। इसका प्रथम पद होता है या फिर प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। किसी चीज़ के डायरेक्ट सामने से अनुभव करना या फिर इसको देख कर या फिर छू कर किसी भी चीज़ से महसूस करना, वह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो इसका प्रथम सोपान होगा प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों समझिए, यहाँ पे प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय क्या था कि प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा ने अपना प्रयोग किया था। इनका सिद्धांत था कि सामाजिक बच्चे जो होते हैं वो समाज में, जिस समाज में रहते हैं उसी के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको देखकर सीखते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग दो चीज़ों पर किया था, एक बेबी डॉल पर और दूसरा एक जोकर पर, ठीक। बेबी डॉल में क्या था कि यह एक बगीचा था, उसमें एक बड़ी सी गुड़िया रख दी थे,
ठीक। और अपने ये कुछ बच्चों को लेकर वहाँ पे जाते हैं। एक आदमी आता है, गुड़िया को बुरी भली बात कह के चला जाता है। दूसरा आदमी आता है, वह भी भला बुरा कह के चला जाता है। तो बच्चे उसको देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब बच्चों का नंबर आता है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो भी वही बात उस गुड़िया को बोलते हैं। तो बंडूरा ने इससे कहा कि बच्चे जो समाज में देखेंगे वही सीखेंगे, जो जिसका प्रेक्षण करेंगे वही सीखेंगे। अगला प्रश्न, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया। तो अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? दोस्तों, आप इतनी बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये जो 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न यूपी टेट में हमेशा आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और सिर्फ 1-2 नहीं, कम से 5, 6, 7 प्रश्न केवल इन्हीं 3-4 लोगों के आसपास घूमता रहता है। तो तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव का ये 3 प्रमुख नियम था थॉर्नडाइक का। स्किनर था क्रिया प्रसूत बंधन का सिद्धांत। वाटसन का था व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये व्यवहारवादी थे। पावलाव का था जो कुत्ते पर क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला प्रश्न, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। इसमें पूछा है कि अवधान या फिर ध्यान से जो संबंधित जो आंतरिक या फिर जो व्यक्ति का उसके अंदर का जो स्वयं का निर्धारक होता है वह क्या क्या है? रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। बिल्कुल इसका यही उत्तर होगा। रुचि व्यक्ति निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति के अंदर होती है कि उसकी रुचि किस चीज़ में है। जो लक्ष्य होता है व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है कि उसे क्या बनना है, क्या सीखना है, क्या कैसे करना है। आवृत्ति व्यक्ति का जो एप्टीट्यूड होता है वह उसका सेल्फ का होता है, दूसरे से उसका संबंध नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा 1, रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। यह व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वह बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जैसे बाल मनोविज्ञान में लोग देखते होंगे कि बाल विकास में जो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन हमें जो अध्ययन करते हैं बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा चौथा। हमारा अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से जो अलग न होने के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? जो 21वां गुणसूत्र होता है उसके अलग न होने के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसे। टर्नर सिंड्रोम 17वें गुणसूत्र से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में इन्होंने बताया था कि जो बच्चे की नैतिकता होती है, जो उसके माता पिता उससे उसके बड़े जो उसे बताते हैं केवल उसी पर आधारित होती है। जो है नैतिकता की यह अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिकता पर आधारित है। इसका उत्तर होगा पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें जो है बाह्य कारक पर, बच्चे की नैतिकता बाह्य कारक पर आधारित होती है। और परंपरागत में जो एक परंपरागत नियम होता है बच्चा उसी पर चलता है। पश्च परंपरागत अवस्था में बच्चे को समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं उसका वो विरोध करता है, वह उनके स्थान पर नई चीज़ परिवर्तन करके अच्छी चीज़ों को लाना चाहता है, जिसमें वह जो बाह्य की नैतिकता होती है उसे स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम पूछा है। दोस्तों सब देखिए क्या होता है, एक होता है अंडाणु और एक होता है शुक्राणु। दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट या फिर युग्मनज, और युग्मनज से आगे चल के बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका उत्तर होगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, युग्मनज से बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसका उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा कार्ल युंग या फिर कार्ल जुंग। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए थे इनका, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, सैद्धांतिक, ये सब चीज़ें इनके में आती हैं। क्रेचमर और शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। अगला प्रश्न, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण
निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? तो उदाहरण से नियम की ओर ये जो सोपान है या फिर जो ये जो नियम है वह आगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि में उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाया जाता है। निगमन विधि में नियम पहले दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण की तरफ जाया जाता है। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस अवस्था में होता है? दोस्तों फ्रायड ने 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक। ईदम, अहम और पराहम। ईदम होता है जो व्यक्ति का सबसे नकारात्मक चीज़ जो होती है, उसका जैसे जो क्रूर व्यवहार जो होता है, जो उसके अंदर दमित रहता है, जो अंदर अपने छिपाए रहता है, जैसे चोरी, डकैती, लूट, मार, क्रूरता, ये सब ईदम में होती है। और पराहम में उसका जो मूल होता है, उसका जो मूल्य होते हैं या फिर उसके जो आदर्श व्यवहार होते हैं, ये सब उसके पराहम में होते हैं। यह एक एकदम संत आदमी, संत होता है, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं। यह ईदम एकदम क्रूर होता है, पराहम एकदम संत होता है। इन दोनों के मध्य जो समन्वय स्थापित करता है वो होता है अहम। इसमें पूछा है मूल्यों का आंतरीकरण, ये होता है पराहम में। ईदम जो होता है वह लगभग 90% होता है व्यक्ति का, और ये जो पराहम होता है ये 10% होता है, ठीक। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो मैं चाहूँ मतलब बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन का। अगला प्रश्न, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? दोस्तों ध्यान का सीधा संबंध होता है उद्दीपन की तीव्रता से। जैसे कि आप समझिए कि आप किसी चीज़ में ध्यानपूर्वक लगे हैं, कोई पीछे से आपको धीरे धीरे ठोक रहा है या फिर धीरे धीरे मार रहा है, आप बहुत ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर वही व्यक्ति आपको एक झन्नाटेदार अगर आपको एक जड़ दे तो तुरंत आपका ध्यान उस पर जाएगा। तो वह होता है उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। देखिए छात्र में रुचि कब उत्पन्न होगी? जब व्यक्ति अंदर से प्रेरित होता है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेरणा होगी कि मुझे यह चीज़ सीखना है, तो उसके अंदर रुचि अपने आप जागृत हो जाएगी। अगर उसके अंदर रुचि जागृत हो गई तो वह उसका ध्यान उस चीज़ पर चला जाएगा। तो प्रेरणा का संबंध रुचि से और रुचि का संबंध ध्यान से होता है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में दिया है फ्रायड के अनुसार। यहाँ पे 3 परिभाषाएं दी गई हैं और पूछा है कि फ्रायड के अनुसार इसमें कौन सी परिभाषा फ्रायड की है। और ये सभी जो परिभाषाएं हैं ये विस्मृति पर आधारित है, विस्मृति पर। तो पहली परिभाषा है ग्रहण किए या फिर सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यह परिभाषा है मन की। दूसरा है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या फिर पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। यह परिभाषा है ड्रेवर की, ड्रेवर। और तीसरा है विस्मरण की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह परिभाषा है फ्रायड की। हमारा अगला प्रश्न है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस। यह प्रस्तावित किया गया था वुडवर्थ द्वारा, वुडवर्थ। और वुडवर्थ जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका उत्तर होगा SOR जो प्रस्तावित किया गया था वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। इसमें इनका अगर नाम दिया होता वुडवर्थ तो उसका उत्तर हो जाता वुडवर्थ द्वारा। अगला प्रश्न, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी शामिल हो उसे कौन सी मापनी कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुपात मापनी। तो दोस्तों आज CDP 2016 जो फरवरी में यूपी टेट हुआ था उसके 30 प्रश्न हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं।
तो आज के प्रश्नों में भी आप देखे होंगे किस प्रकार जो यही जो 5-6 मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को बार बार पूछा जाता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप लोग लोग पढ़ते तो बहुत हैं, आप लोग भी पढ़ते बहुत हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन वो कई बार सिद्धांत को पढ़ते तो जाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं कर पाते हैं। प्रश्न तभी आप कर सकते हैं जब आप जो पहले से प्रश्न आए हैं उसको समझेंगे कि प्रश्न किस तरीके से पूछता है। दुनिया भर का ज्ञान लेकर क्या करेंगे अगर आप परीक्षा में जाकर प्रश्न नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यूपी टेट के नंबर भी जोड़े जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप और मेहनत करिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। आगे हम लोग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करिए, प्रैक्टिस के माध्यम से हम पूरा सिद्धांत करवा देंगे आप लोगों को। फिर मेहनत करके आप अच्छा नंबर लाइए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा वीडियो को शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।